हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए नेट की पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च से रिलेटेड सेक्शन सी की अंतर्गत कंस्टेंट कंपैरिजन के बारे में पढ़ाऊंगी। ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस की ही एक पार्ट है। तो चलिए जान लेते हैं कंस्टेंट कंपैरिजन क्या होती है। The constant comparison allows the researcher to think and compare the analysis of different labels and angles so that similarities and differences in the accusation can establish a pattern. इसका मतलब जब भी आप कोई एक रिसर्च कर रहे हो, उस रिसर्च से रिलेटेड जब आप कोई डाटा को कलेक्ट करोगे, उस डाटा को एनालिसिस करने के समय पर आप यहाँ पर जब एनालिसिस करोगे तो वो डिफरेंट लेवल्स एंड एंगल से होगा, जिसके थ्रू हर एक डाटा को एनालिसिस करते हुए हम लोग उसको कंपेयर कर सकेंगे। जब भी हम लोग डाटा को कंपेयर करेंगे तब उसकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में हमें पता चलेगा। इसको ही हम कंस्टेंट एनालाइज कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होती है कि हम लोग डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट एस्पेक्ट से किसी भी डाटा को एनालिसिस करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन है वो तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर इसीलिए जब भी एनालिसिस किया जाएगा तो वो डिफरेंट लेवल्स एंड एंगल से किया जाएगा। अब एनालिसिस करते हुए हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को देखेंगे। एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, मेनी राइटर्स सजेस्ट अबाउट द वेज ऑफ अप्रोचिंग योर डाटा सो दैट यू कैन डू द कोडिंग ऑफ द डाटा। तो यहाँ पर मेन जो बात है वो है कोडिंग सिस्टम। यहाँ पर आपकी जो डेटा है उसको क्या करना होगा, कोड करना होगा। अब कोडिंग सिस्टम क्या है हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपकी जो भी डाटा है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है, आप एनालिसिस करने की बारे में सोच रहे हो, तो उसके पहले मतलब एनालिसिस के पहले आपको क्या करना होगा, कोडिंग करना होगा। दिस कुड बी डन थ्रू कंस्टेंट कंपैरिजन मेथड। और यही कोडिंग, यही कैटेगराइजेशन, ये सभी चीज होती है कहाँ पर, हमारी कंस्टेंट कंपैरिजन पर। This requires that every time you select a passage of text, अब किसी भी टेक्स्ट की जो भी पैसेज ले लो, अब उन पैसेज में से आपको कोट करना होगा। अब कोट करने के बाद ही आप क्या कर सकोगे, कंपेयर कर सकोगे। और कंपेयर में क्या आती है लर्नर्स, एक आती है सिमिलैरिटी और दूसरा आती है आपकी डिफरेंशिएट्स। ठीक है, तो यही दो चीज करके हम लोग कंस्टेंट कंपैरिजन करेंगे। तो कंस्टेंट कंपैरिजन में क्या करना होगा, हमें किसी भी रिसर्च की जो हर एक पैसेज होती है जो हम लोग लिखते हैं, उन सभी पैसेज में से हमें कोट करना होगा। चलिए पहले कोडिंग का मतलब समझते हैं। यहाँ पर पहले एक ओवरऑल मतलब मैं समझा देती हूँ, फिर मैं एजुकेशन से रिलेट करके कोडिंग को समझाऊंगी। तो देखो यहाँ पर आपने एक पिक्चर्स दिया है जो कि डाटा की समान है। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर्स है, फॉरेस्ट की पिक्चर, जो कि आपके लिए एक डाटा स्वरूप है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या क्या कोड लिखेंगे, ये एक ट्री है तो ये एक कोड बन गया। ठीक है, ये टोकन, लेमर, प्लांट, ग्रास, फ्लोरा, फोना, तो इन सभी चीजों को मिलाकर आप क्या करो, ये एक फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट को हम लोग कोड की तरह यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए और एक चीज मानकर चलिए कि यहाँ पर आपकी कोई भी एक मतलब टेक्स्ट है। आप टेक्स्ट से रिलेटेड देखिए, ये एक फर्स्ट पैसेज, सेकंड पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पैसेज में से आप एक चीज को कोड किया। आप उस कोडेड में आपने क्या लिखा, इस कोडेड में मतलब जो भी चीज आपने हाईलाइट किया उसको आपने हैप्पीएस्ट, मतलब इन सेंटेंस को देखकर आपको ये पता चल रहा है कि ये जो भी स्टेटमेंट है
वहां पर जो पार्टिसिपेंट है वो हैप्पी है, तो यहाँ पर आपने हैप्पी लिखा, तो ये एक कोड बन गया, राइट। अब देखो सेकंड जो पैसेज है वहां पर आपने जो भी स्टेटमेंट पढ़ा वहां पर आपने सोचा कि ये यहाँ पर सैड जो भी सिचुएशन है, तो ये आपका कोड 2 बन गया। अब थर्ड जो पैसेज है, थर्ड पैसेज पर आपने देखा डिसग्रोटेड, इसका मतलब क्या होती है, असंतोष, ठीक है। डिसग्रांटेड का मतलब होती है असंतोष, तो ये क्या हो गया, आपकी थर्ड कोड हो गया। तो देखिए मैंने हर एक पैसेज को पढ़ा, अब पैसेज को पढ़ते हुए कौन सी ये स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है या कौन सी कंडीशन ये प्रोवाइड कर रहा है, तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये एक कोड बन गया, कोड नंबर 1। सेकेंड पैसेज को पढ़ते हुए मैंने उस कंडीशन को देखा और सैड कंडीशन मुझे पता चला, तो मैं यहाँ पर कोड नंबर 2 पर सैड लिख दिया, ठीक है। अब वो थर्ड पैसेज पर वही चीज मैं करूंगी, पूरी पैसेज को पढ़ूंगी और देखूंगी कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन शो कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर देखा डिसग्रांटेड, तो यहाँ पर कोड नंबर 3 ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोड को गठित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कैटेगरी करना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोडेड के बाद हमें कैटेगराइजेशन पर जाना ही होगा। जैसे देखिए हैप्पी, सैड, डिसग्रंटल्ड, ये सभी चीज कौन सी कैटेगरी पर आती है, एक इमोशन कैटेगरी पर आती है। तो यहाँ पर मेरी जो कैटेगरी हो गया वो क्या है, इमोशन। तो देखिए कैटेगरी एक अम्ब्रेला टर्म होती है, ठीक है, जिस अम्ब्रेला टर्म में यहाँ पर आप कुछ कोड लिख देते हो, ठीक है, वही कोड आपकी उस पैसेज की समराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जो हैप्पी कोड है वो मेरी पहली जो फर्स्ट पैसेज था उसको समराइज कर रहा है, ठीक वैसे ही सेकंड कोड जो सैड है वो मेरी सेकंड पैसेज को समराइज कर रहा है, और नेक्स्ट एंड लास्ट जो थर्ड कोड है वो जो कि डिसग्रंटल्ड है वो मेरी थर्ड पैसेज को समराइज कर रहा है। तो कोड हमेशा मेरी पैसेज को, मेरे टेक्स्ट को समराइज करेगा और यहाँ पर कोड को मिलाकर मेरा एक कैटेगरी बन जाता है जो कि एक अम्ब्रेला टर्म पर होती है। और एक बात याद रखना, जो कोडिंग होती है, जो हमारी कोडिंग होती है उसके थ्रू हमें सिमिलरिटी के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में, सीक्वेंसेस के बारे में, फ्रीक्वेंसीज के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो कोड से हमें क्या क्या पता चलती है कोडिंग से, वो भी आपको याद रखना यहाँ पर होगा। तो चलिए कोडिंग का मतलब तो समझ में आ गया। अब फिर से हम लोग कंस्टेंट कंपैरिजन को देखेंगे। तो देखो यू कैन कंपेयर द पैसेज, आप यहाँ पर पैसेज को कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि देखो यहाँ पर पहली पैसेज में मैंने कोड को लिया था क्या, हैप्पी। सेकेंड पैसेज में मेरा सेकेंड कोड क्या था, सैड। तो देखो यहाँ पर हर एक पैसेज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो इसके थ्रू जब भी कंपेयर करेंगे तो वहां पर हमें सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के बारे में पता चलेगा। और यहाँ पर पहले मैंने क्या कोड लिया है उसको देखा जाएगा, ठीक है। कोड नंबर 1 क्या है उसको देखते हुए मैं कोड नंबर 2 को यहाँ पर कंपेयर करूंगी। नेक्स्ट देखिए, constant comparison is newly gathered data are continually compared with previously collected data and their coding। जो भी मैंने डाटा को पहले कलेक्ट किया है और उसके रिलेटेड जो भी कोडिंग है उन सारी चीजों को न्यू डाटा कलेक्शन के साथ, न्यू कोडिंग के साथ मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कंपेयर करूंगी। तो देखिए कंपैरिजन है तो कंपेयर ही करना होगा। और यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब क्या होती है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कंपेयर किया जाएगा, मगर किसके साथ आप कंपेयर करोगे, एक ही तो रिसर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वहां पर जो पहले डाटा था उसको आप न्यू डाटा के साथ यहाँ पर कंपेयर करोगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है कि जो भी हमारी यहाँ पर सिर्फ कोडिंग से काम नहीं चलेगा, कोडिंग को करने के बाद हमें यहाँ पर कैटेगोराइजेशन भी करना होगा, जो कि मैंने समझाया था। आपने 2-3 कोडिंग किया तो वो कोडिंग कौन सी अम्ब्रेला टर्म को डिनोट कर रही है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए आप यहाँ पर कंप्रीहेंड, ठीक है, रिमेम्बर, फॉरगेटफुल, ये 3 कोडेड किए हो, ठीक है। तो जो पहला जो कंप्रीहेंड था वो था आपकी फर्स्ट कोड, सेकंड जो कोड है वो है आपकी रिमेम्बर, थर्ड जो कोड है वो है आपकी फॉरगेटफुल। तो आपने 3 कोड बना लिया। अब ये 3 कोड कैटेगोराइजेशन पर आएगा, तो कौन सी कैटेगोराइजेशन पर आएगा? इंटेलेक्चुअल की कैटेगोराइजेशन पर आएगा, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी बन गया इंटेलेक्चुअल, और इस कैटेगरी के अंतर्गत आपने कोड अंतर्भुक्त कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब इसका पर्पस देखो। द पर्पस इज टू टेस्ट इमरजेंसी आइडिया दैट माइट टेक द रिसर्च इन न्यू एंड फ्रूटफुल डायरेक्शन। मतलब अच्छा एक डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन पाने के लिए यहाँ पर ये कंस्टेंट कंपैरिजन करना जरूरी है, यही इसका पर्पस होती है। नेक्स्ट देखो, the constant comparative method involves breaking down the data into discrete। यहाँ पर देखो जो भी आप डाटा को ले रहे हो तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक इंसिडेंट एंड यूनिट, यहाँ इस तरीके से इसको डिस्क्रीट किया जाता है, और यहाँ पर जो कोडिंग होती है यहाँ पर कैटेगराइजेशन भी होती है। तो यहाँ पर देखो हम लोग इंसिडेंट या फिर यूनिट पर इसको डिस्क्रीट करते हैं, उसके अलावा इसका जो भी कोडिंग है वो करते हैं, कोडिंग के बाद हम लोग इसका कैटेगराइजेशन भी करते हैं। जैसे कि जो भी हमारी टेक्स्ट है उसकी यूनिट्स, मतलब आप कह सकते हो कि वो यूनिट हो सकती है या फिर कोई इंसिडेंट या फिर कोई पैसेज हो सकती है। अब उन पैसेज में से हम लोग कोडेड को देखेंगे, कोड करेंगे। अब उस कोड को, अब जो भी मैंने 1 2 3 4 करके कोड बनाया है उन सभी कोड को एक कैटेगराइजेशन पर हम लोग अंतर्भुक्त करेंगे। अब ये जो कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी 2 मेथड्स पर होती है, 2 फॉर्म्स पर होती है। जैसे पहला फॉर्म्स क्या होती है, देखिए पहला जो कैटेगरी होगा वो हो सकती है कस्टम या लैंग्वेज से रिलेटेड हो। दूसरा आपकी हो सकती है जो कि आपकी इंक्वायरी से रिलेटेड हो या फिर रिसर्चर की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है। तो 2 टाइप की यहाँ पर कैटेगरी हो सकती है। पहला आपकी कस्टम एंड लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकती है, दूसरा आपकी रिसर्चर की आइडेंटिफिकेशन या फिर फोकस ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड हो सकती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, द गोल ऑफ द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब यहाँ पर रिसर्चर को बोला गया। तो यहाँ पर रिसर्चर का क्या गोल होगा कंस्टेंट कंपैरिजन पर देखो, इज टू रिकंस्ट्रक्ट द कैटेगरीज यूज्ड बाय सब्जेक्ट टू कंसेप्चुअलाइज देयर ओन एक्सपीरियंस एंड वर्ल्ड व्यू। मतलब यहाँ पर वर्ल्ड की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उसको देखते हुए एंड रिसर्चर की जो भी एक्सपीरियंसेस है उन सभी को लेके यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट करना होगा आपकी रिसर्च को विद द हेल्प ऑफ कोड एंड कैटेगरी। आप कोड एंड कैटेगरी करोगे तभी आपकी कोडेड से आप कंपेयर कर सकोगे, जहां पर आपको कुछ सिमिलैरिटी मिलेगा और कुछ डिसिमिलैरिटी मिलेगा, जो कि आपको सही डायरेक्शन देगा आपके रिसर्च में, ठीक है, जिसके थ्रू आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड होगा, उसके साथ साथ वर्ल्ड की जो पॉइंट ऑफ व्यू होती है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए, पूरी जो कंस्टेंट कंपैरिजन होती है ये एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब कंस्टेंट कंपैरिजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक स्टिमुलेट्स की तरह काम करती है, जहां पर डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी 2 कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। तो लर्नर्स, यहीं पर खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। लेसन अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।
Always share knowledge and be happy. Thank you for listening me. Bye bye.